साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी भारत की पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है, किस तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है और किस तरह से हम वोटर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साथियों, कुछ लोग पिछले 1-1.5 साल से इस तरह से संविधान की किताब लेकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के सबसे बड़े रक्षक यही हैं और संविधान के सबसे बड़े भक्षक नरेंद्र मोदी सरकार है। हम और आप में से कई ऐसे वोटर्स हैं जो इनके इस पूरे मायाजाल में फंस जाते हैं और कई बार एक मजबूत सरकार को कमजोर कर देते हैं और उसे 240 सीटों पर ले आते हैं। हमें लगता है कि ये सही बातें कह रहे हैं, लेकिन इनकी सारी बातें हमेशा की तरह झूठी होती हैं, एक मायाजाल ही होता है। अब आप खुद देखना, विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब एक चीज़ और देखिए, अभी एक ऐप थी जिसे सरकार कंपलसरी कर रही थी हम सबके मोबाइल में रखने को, संचार साथी ऐप। इस ऐप का एक पूरा माहौल बनाया गया कि साहब इस ऐप के आते ही हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, हमारा ऊपर सरकार नजर रखने लगेगी, हमारी गैलरी में सरकार घुस जाएगी, हमारे कैमरा में सरकार घुस जाएगी, हमारे सारे फोल्डर्स में सरकार घुस जाएगी, हम ये नहीं होने देंगे, हम अपनी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होने देंगे। आजकल के कुछ लोग जो ज़्यादा इस तरह के मायाजाल में फंसते हैं वो इस तरह का पूरा नैरेटिव बना रहे थे और बाद में सरकार ने बोला ठीक है हम इसको नहीं कंपलसरी कर रहे। अब इन लोगों से ज़रा ये पूछो कि साहब प्राइवेसी की आप बात कर रहे हो, आपकी प्राइवेसी ऑलरेडी भंग हो चुकी है। जी हाँ, जिस दिन आपने अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन डाला था और आपने उसको सारे एक तरीके से परमिशंस देते चले गए थे, उसके बाद ही वो आपकी वो पूरी तरह से देख रहा है, आपकी सारी चीज़ों पर नज़र रख रहा है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो चुकी है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है, और पता भी हो तो आप इस चीज़ के लिए राजी हो कि हाँ हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो जाए, अमेरिका हमारी सारी चीज़ें देख ले, लेकिन यहां पर कोई कुछ ना हो। जबकि सरकार कह रही है कि प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए अपनी सारी जानकारी यूएस को देना चाहते हो, चाइना को देना चाहते हो, किसी और देश को देना चाहते हो, लेकिन अपने देश को पता न चल जाए। आपकी एक एक एक्टिविटी के बारे में पता है उन लोगों को कि आप कब किस वेबसाइट पर कौन सा जूता सर्च कर रहे हो खरीदने के लिए, कब कहाँ पर कौन सी किताब सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पर जाकर के किस तरह के वीडियोस देख रहे हो, फेसबुक पर जाकर के किस तरह के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कहाँ पर जाकर किस तरह की फ़ोटोज़ खींच रहे हो, सब पता है। बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन आपको वो मंजूर है क्योंकि आप ब्रेन वॉश्ड होना चाहते हैं। इसी तरह से कई लोग, आपसे मेरा मतलब है कई लोग, तो इस तरह से कई ऐसे प्रोपेगेंडा चलते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं और बाद में हमारे ही देश का नुकसान होता है। अब ऐसा ही प्रोपेगेंडा हमारे देश में जो आजकल चल रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप में से कई लोगों ने मेरे से कहा था कि साहब कोई ऐसी किताब बताइए जिससे हमारा पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाए, पूरे साल भर का जितना भी वन लाइनर है या जितना भी फैक्ट है वो हमको एक ही जगह मिल जाए। तो आप सबके कहने पर मैंने पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहा था। मैंने आपसे कहा था ना एक चीज़ लेकर के आऊँगा, जैसी रिलीज होगी तो मैं आपको बताऊँगा। तो वो चीज़ यही है, ये पूरी किताब मैंने जो है तैयार कर दी है। अब इसे अमेज़न के ज़रिए आप खरीद सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की है, और इसमें 2025 की सारी घटनाएं जो कुछ भी हुई हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से वो सब दर्ज हैं। आप इसे तैयार करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं 2026 में, किसी भी तरह का। किसी भी तरह से मेरा मतलब है अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूरी तरह से काम आएगी। स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क, सीयूईटी, एमबीए, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, जितने भी ये सभी एग्जाम में आपको पता है जीके और जीएस लगभग किस तरह की आती है, सब कुछ मैंने एक ही जगह कर दिया है। तो आप अगर खरीदना चाहें तो यहाँ पर जाकर के इसे खरीद सकते हैं, और दिशा पब्लिकेशन की है, अमेज़न पर मिल जाएगी। वहाँ पर आप जनरल नॉलेज एक्सप्लोरर 2026 अगर डालेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फ्रॉड देखना, फ्रॉड क्या होता है। आपको पता है एसआईआर चल रही है 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में, इनमें से बंगाल में भी चल रही है। अब बंगाल में एक डेटा सामने आया इलेक्शन कमीशन के सामने, और वो डेटा ये था कि 2208 बूथ ऐसे थे, ध्यान से सुनना, 2208 बूथ का मतलब हम लोग जहां वोट डालने जाते हैं वो जो एक सेंटर होता है, तो ऐसे 2208 थे जहां पर पिछले 20-22 साल में कोई भी वोटर मरा नहीं है, किसी तरह का कोई फर्जी वोटर नहीं जुड़ा है और कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। यानी कि जैसा 20 साल पहले था, 20-22 साल पहले, वैसा ही अब है। क्या ये मुमकिन है?
जैसे ही इलेक्शन कमीशन को यह आंकड़ा पता चला तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये 2208 का आंकड़ा ड्रॉप होकर के 480 पे आ गया कि नहीं ये 2208 नहीं है, 480 है। देख लीजिए आप। और अब बता रहे हैं कि ड्रॉप होकर के 28 पर आ गया है। ठीक है, ये ट्यूसडे की बात है। अब इस तरह का तो खेल चल रहा है। या तो जो एसआईआर करने वाले लोग हैं वो घपलेबाजी कर रहे हैं, या ऊपर से उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, कह दिया जा रहा है कि इसको ऐसे ही भर दो। क्या किया जा रहा है नहीं पता, लेकिन आप खुद देख लीजिए, फर्जीवाड़ा। इस तरह से संविधान बचाया जा रहा है। अब आप एक चीज और देखिए, एसआईआर के खिलाफ कौन है? साहब कांग्रेस है। एसआईआर के खिलाफ कौन है? ममता बनर्जी है, और भी छोटे मोटे नेता हैं। अब ममता बनर्जी, राहुल गांधी जैसे नेता तो ये कहते थे कि हम तो संविधान बचाने निकले हैं। अब एसआईआर जिस तरह से वोटर लिस्ट का एक तरीके से रिवीजन है, ये पूरी प्रक्रिया पहले भी 10 बार हो चुकी है, कांग्रेस के काल में भी हो चुकी है, तब तो बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन अब हो रही है तो आप कह रहे हो कि यह होने नहीं देंगे, यह गलत हो रहा है। क्यों नहीं होने दोगे ये तो बता दो, क्योंकि तुम्हारे फर्जी वोटर निकल के चले जाएंगे। अब आप खुद सोचो, कोई आदमी अगर ब्रेन वॉश्ड है, उससे आप बस एक छोटी सी चीज पूछना कि ठीक है एसआईआर का विरोध कर रही है ममता बनर्जी या राहुल गांधी, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये गैर कानूनी है? क्या ये संविधान के विरुद्ध है? अगर एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के विरुद्ध होती तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देती। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? यही तो काम है कि ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध है उसे बस रोक देना है, उसे लागू नहीं होने देना है। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, एसआईआर को कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल उसे करने दिया जाना चाहिए। हां, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बीएलओस पर कहीं कहीं ज्यादा दबाव पड़ रहा है तो बीएलओस का स्टाफ बढ़ा दो, लेकिन प्रक्रिया होने दो। भाई 12 राज्यों में जो प्रक्रिया चल रही है, टोटल जो लोगों को स्कैन किया जाएगा वो करीब 52 से 55 करोड़ लोग हैं। अब इतने करोड़ लोगों को स्कैन करने के लिए जो बीएलओस और उनका स्टाफ लग रहा होगा वो भी हजारों में होगा। अब उन हजारों में मान लो 10, 20, 25, 50 की अगर मृत्यु हो जाती किसी भी कारणवश, तो उसे आप इस चीज से जोड़ दो कि साहब इन पर दबाव ज्यादा था। आप दबाव ज्यादा था मना कर देते, हमें ड्यूटी नहीं करनी, हम नहीं कर पाएंगे। बीएलओस को जब ये ड्यूटी दी जाती है तो पहली बात तो जो ऑलरेडी ड्यूटी जहां कर रहे होते हैं उससे छुट्टी मिल जाती है, उन्हें ये काम करना पड़ता है। और इस काम में जब तक लगे हुए हैं तब तक इन्हें इस काम का 3 गुना वेतन मिलता है। इस लालच में काम करने भी आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, आप मना कर दो, हम नहीं कर रहे। और आपको इतनी आफत आ रही है कि आपको सुसाइड करना पड़ रहा है, मर जा रहे हो, और इससे अच्छा नौकरी छोड़ दो, जहान है तो जहान है। हैरानी की बात है, इसी देश में नोटबंदी हुई थी, बैंक के कर्मचारी रात को 8-8 बजे तक लगे रहते थे, नोट बदलने में परेशान हो जाते थे। उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि हमारी मृत्यु हो रही है, हम काम नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है, कभी टनल में हमारे मजदूर फंस जाते हैं, कई कई दिन तक फंसे रहे, उन्होंने तो नहीं कहा कि अरे साहब हम मर गए, हम इस काम को नहीं करेंगे। इस देश में कई बार ऐसा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, उन पर बहुत लोड पड़ा है, लेकिन तब तो ऐसी शिकायत नहीं आई। यहां तो बड़ी मरने की शिकायत आ रही है। प्राइवेट कर्मचारी से पूछो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो काम करता है, सुबह से शाम तक लगा रहता है कंप्यूटर के आगे, पागल हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, वो तो कभी मरता नहीं सुना। मरता सुना है, ठीक है, लेकिन ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज भी चल रहा है। तो ये सिर्फ एक मायाजाल है, मायाजाल को समझिए, बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया को समझिए। एसआईआर का विरोध करने वाले कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंगों से निकल करके आई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आप अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे देश के लिए अच्छी है, जो हमारे संविधान के लिए अच्छी है, आप उसे रोक रहे हैं। आप एसआईआर का विरोध करके इस देश में जो इलीगल तरीके से अपना वोटर कार्ड बनवाए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो 2-2 वोटर कार्ड बनवाए हैं, उन लोगों को अनुमति दे रहे हैं कि हाँ हाँ आप ऐसा रख सकते हो। तो क्या ये संविधान के पक्ष में है? इस पर आप विचार करिए, क्योंकि अभी अगर इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तो हम फिर से वही गलती करेंगे और 240 की बजाय 140 पे ले आएंगे। इन जैसे 2-4 नेता लाल किताब लेकर के दिखा देंगे कि आप संविधान खतरे में है, और यही बड़े संविधान के जो है रक्षक हैं। अभी और दिखाता हूं इनकी करतूतें आपको। अब देखो साहब, कभी भी ऐसा मसला होता है, पूरा एक इकोसिस्टम है, कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर्स जो ये सिद्ध करेंगे कि एसआईआर कितनी गलत हो रही है,
पॉलिटिशियंस तो हैं ही हैं। इसके अलावा जब मामला कानूनी होगा तो कुछ वकील हैं बड़े नामचीन, अभिषेक मनु सिंघवी आपने सुना होगा, कपिल सिब्बल, ये देश में सबसे महंगे वकील हैं, हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, एक एक हियरिंग के लाखों लेते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, चलो इस टॉपिक बाद में बात करूंगा, अभी बात करना ठीक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कह रहे हैं कि साहब ये जो एसआईआर हो रही है, ये एसआईआर नहीं हो रही है, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट एनआरसी हो रही है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, लेकिन ये नहीं होने देना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से आदमी को खुद की सिटीजनशिप साबित करनी पड़ रही है। अब मान लो एक इंसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया तो क्या अपनी सिटीजनशिप साबित करता रहे? हाँ करे, बिल्कुल करे। मान लो कोई एक स्टेट से, कोई मान लो वेस्ट बंगाल से यूपी में आया नया आदमी, तो यूपी को पता होना चाहिए, यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए कि हमारे इस शहर के इस मोहल्ले में फलाना आदमी नया आया है, तो ये है कौन? वो कोई भी हो सकता है। तो इनमें इसको दिक्कत क्या है? और भी देखिए, बड़ी इन्होंने इसमें दलीलें दी हैं, और जाने कौन कौन सा सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ये कहता है कि इस तरह से आप जो है पूछ नहीं सकते किसी की सिटीजनशिप, ठीक है जी। उसके साथ ही ये कह रहे हैं कि एक तरीके से एनआरसी कराई जा रही है। अच्छा, मैं कहता हूँ एनआरसी अगर कराई भी जा रही है, मान, वैसे तो एनआरसी नहीं है बट मान लीजिए कराई जा रही है, तो इसमें अभिषेक मनु सिंघवी को क्या दिक्कत है? हमारे देश में एनआरसी नहीं होनी चाहिए क्या? क्या हमारे देश के पास एक ऐसा रजिस्टर नहीं होना चाहिए जिसमें सभी सिटीजन्स का नाम लिखा हो, हमें पता हो कौन हमारे सिटीजन है कौन नहीं है? इसमें सिंघवी को क्या दिक्कत है? लेकिन नैरेटिव ऐसा चला दिया गया है कि ये इस तरह से बोलते हैं तो किसी को लगता नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, लगता है ये सही कह रहे होंगे कुछ। भाई हमें सख्ती से पालन करना चाहिए इन सब चीजों का। बड़े बड़े देशों में होती है, अमेरिका के एक एक आदमी के बारे में अमेरिका को पता है, जो वहां पर फॉरेन का आदमी निकल रहा है उसे बाहर भगा रहा है वापस। आप यूरोप में चले जाइए, आपका एक एक मूवमेंट का उनको पता होता है कि आप कब कहां कैसे हैं, हमें पता ही ना हो। 150 करोड़ हैं, हमें होश ही नहीं है खुद का कौन है, कोई भी आए कोई भी जाए। ऐसे नहीं चलेगा साहब, ऐसे नहीं चलेगा। तो आप देख लीजिए कौन इसकी वकालत कर रहा है। अब जब ज्यादा परेशान हो गई ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी ने कहा, देखो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक टाइम ऐसा आ सकता है, संभावना है, अभी नहीं आएगा, जब बंगाल में चुनाव होने होंगे, उससे शायद 1-2 महीने पहले, ये हो सकता है उसी वक्त, टाइम इतना मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि बंगाल के चुनाव हो सकता है, संभावना है प्रेसिडेंट रूल में हो, क्योंकि वो टाइम फेज ऐसा होगा जब बंगाल के चुनाव भी होंगे, जब हो सकता है बांग्लादेश में भी चुनाव हो रहे हो, या हो सकता है हमारे कोई बांग्लादेश की तरफ युद्ध हो रहा हो, या आर्मी का ऑपरेशन हो रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, संभावना है, जिसकी वजह से बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग सके। तो वो हम जब लगाएंगे तो वो नेशनल कॉज की वजह से लगाएंगे, कोई इलेक्शन की वजह से नहीं लगाएंगे। परंतु ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह एसआईआर का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके, ऐसा ये कह रही हैं। अब आप एक चीज़ और देखिए, ममता बनर्जी ने यह कहा था कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने दूंगी, अगर एक भी इंसान का नाम कटा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब नाम तो 30-40 लाख लोगों के कट चुके हैं, अभी तक 22 लाख लोग तो मृत पाए गए हैं, 30-40 लाख लोग टोटल कट चुके हैं, मोटा मोटा एक आंकड़ा आया है, स्पष्ट आंकड़ा नहीं पता। तो इन्होंने तो जान नहीं दी है। ये देखो झूठ कैसे बोलते हैं पॉलिटिशियंस, इन्होंने कहा मैं जान दे दूंगी, इन्होंने नहीं दी। अब उधर आप देखिए प्रशांत किशोर को कि साहब अगर जेडीयू की 25 से ज़्यादा सीटें आई तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अब नहीं छोड़ी उन्होंने, अब बहाने बना रहे हैं कि नहीं उन्होंने ये स्कीम लॉन्च कर दी थी और ऐसा कर दिया था, जबकि स्कीम लॉन्च करने के बाद ये बयान दिया था प्रशांत किशोर ने। उन्हें लगता है कि जनता को पता ही नहीं चलेगा, पर उन्होंने तो पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी। दूसरे केजरीवाल बन रहे हैं, केजरीवाल ने तो न जाने क्या क्या बातें कही हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, एक झूठ और चलाया जाता है, मैं आपको वो भी बता दूं, आप में से कुछ कमेंट कर देंगे, वरना आप कहोगे मोदी ने भी तो कहा था कि 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे, वो कहां आए? साहब नहीं कहा था ये जी, ये बड़ी बात है, आप चेक कर लेना पूरा गूगल, पूरा यूट्यूब। मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं जब पावर में आ जाऊंगा तो हर किसी के खाते में 15-15 लाख डलवा दूंगा, कभी नहीं कहा।
वीडियो मौजूद है। मोदी ने यह कहा था कि विदेशों में इतना काला धन जमा है कि अगर भारत में लाया जाए तो लगभग हर किसी के खाते में 15-15 लाख आ सकता है। यह एक तुलनात्मक तरीका था बताने का कि इतना है कि अगर यहां आ जाए तो इतना बढ़ जाएगा। यह नहीं कहा कि अगर आ गया मैं ले आऊंगा और लाती बांट दूंगा। अंतर है दोनों कथनों में। यह भी एक नैरेटिव चलाया गया था, झूठ था जो कि, ठीक है जी, इस तरह से झूठ बेचा जाता है। और देखिए अब जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, एसआईआर ने ना बहुतों के सर में दर्द कर रखा है। एसआईआर सर, जिनमें एक ये आपके मौलाना है महमूद मदनी, ठीक है। इनका कहना क्या था, ये जमीयत के चीफ हैं, इन्होंने भी 4-5 दिन पहले एक बयान दिया था कि साहब सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रही, यह केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। जैसे कि जमीयत उलेमाए हिंद का चीफ है, मैं इनके वो बताता हूं जो इन्होंने फैसले की बात करी है। और उन्होंने बताया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस देश में डर में रह रही है। देखो, जैसे बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर का फैसला, ट्रिपल तलाक का फैसला, इसके अलावा कई फैसले, वक्फ को भी इन्होंने बोला है। साहब एक बात बताओ, क्या इस देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए? यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में भी ट्रिपल तलाक बैन है, यूएई में बैन है, इजिप्ट में बैन है, ज्यादातर इस्लामिक नेशंस में बैन है। कहीं एक आधों में चल रहा हो तो चल रहा हो। इनको आपत्ति है उस चीज से। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, उसके बाद राम मंदिर बन गया, इन्हें इससे भी आपत्ति है। बाबर क्या इनके फूफा जी लगते थे जो बाबरी मस्जिद के लिए इतना ये प्राण दे रहे हैं अपने। इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट चल रहा था वो चलना चाहिए था, मुसलमानों को खुश करते रखना चाहिए था। एक्चुअली होता ये था कि कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उधर ममता बनर्जी, उधर लालू की पार्टी, इधर केजरीवाल की पार्टी, है ना, इस तरह की जो पार्टीज़ हैं ये मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए करती क्या थी? मुसलमानों को खुश रखने का प्रयास करती थी। कानूनों के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास करती थी कि देखो हम जो भी कानून लेकर के आ रहे हैं वो ऐसा ला रहे हैं जो मुसलमानों को खुश रखेगा, या मुसलमानों के पक्ष का ला रहे हैं, ऐसा ये दिखाती थी वहां पर। और मुसलमानों को खुश करने के बजाय वो खुश करती थी मुसलमानों के आकाओं को, जो सो कॉल्ड बन जाते थे इस तरह से। ऐसे तमाम है, ये ठेकेदारी लेते थे कि आप हमें खुश रखिए, हम अपनी क्षेत्र के सभी मुसलमानों से अपील करेंगे कि इस बार वोट आप ही को दें। तो कांग्रेस को लगता था कि हम इन जैसे आकाओं को खुश कर लें, फिर वोट तो हमें पड़ ही जाएंगे। और ये वोट पड़वा भी देते थे। ऐलान करवा दिया कि मस्जिद से कि इस बार सभी लोग आप वोट डालेंगे किस पार्टी को? समाजवादी पार्टी को, ठीक है, वो यहां से आप डालेंगे। अब कांग्रेस से जो फायदा मिलना है, किसी पार्टी से मिलना है, वो आकाओं को मिलेगा। आका उनको फायदा दिलवा रहे हैं वोट के रूप में। उस गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिल रहा जो वोट डाल के आ रहा है, वो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। आज जब उसको अधिकार मिल रहे हैं, ट्रिपल तलाक हट करके, ट्रिपल तलाक हटा तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला, उनको राशन मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, डायरेक्ट मिल रही हैं। इनका ये जो बीच में आ रहे थे इनको साफ कर दिया गया है। तो ये इस समय तिलमिलाए हुए हैं कि यार जो अथॉरिटी पहले हमारी हुआ करती थी अब क्यों नहीं है, ये सीधे सीधे लाभ कैसे मिल रहा है। अच्छा, सीधे लाभ मिलने पर भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भड़का के रखें कि बीजेपी को वोट ना दे दें। वो उन्हें डराओ, कैसे भी मुसलमान को डराओ, मुसलमान को जितना डराओगे बीजेपी से वो उतना ही बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। ऐसी कोशिश करी जा रही है, समझ रहे हैं? तो जब जब ये चिल्लाएं तब तब समझ जाना कि दवाई छिड़की जा रही है। अब एक और पहलू पे आते हैं साहब। एक बड़ा ही अच्छा किस्सा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है रेणुका चौधरी, कांग्रेस की नेता हैं और राज्यसभा में एमपी हैं। अभी जब विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था संसद का, तो पहले दिन ये अपनी कार में एक कुत्ता लेकर के आई और संसद के बाहर अपनी कार में इस तरह से इनके पास एक कुत्ता था। इस पर बवाल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई और ये कहा गया कि रेणुका जी इस तरह से संसद परिसर में कुत्ता लाना अलाउ नहीं है, आप क्यों लेकर के आई? तो उन्होंने अपनी तरफ से बयान दिया कि क्यों नहीं ला सकते, ये कुत्ता रास्ते में जा रहा था,
कहीं कोई पता नहीं कार या स्कूटर क्या भिड़ा, वहाँ पर एक कुत्ता एकदम डर गया था, तो मैंने इसको बचाते हुए अपने पास रख लिया और लेकर के आ गई, क्या दिक्कत है इससे? तो किसी ने कहा कि भाई पेट्स अलाउ नहीं है यहाँ पर। क्यों अलाउ नहीं है? बहस कर रही थी। अब आप एक चीज़ पर गौर करना, ये फोटो ओरिजिनल है, उसी कुत्ते की है। इस कुत्ते के गले में बेल्ट देखिए। अगर ये कुत्ता आवारा होता जैसे पकड़ के लाई होती तो ये बेल्ट और इस तरह से घंटी वंटी होती इसके, ये तो पेट्स के होती है। ठीक है, चलो इनकी दलील छोड़ो, मैं उस बहसबाजी में नहीं जाना चाहता साहब। फिर उसी वक्त थोड़ी देर बाद जब राहुल गांधी आए तो उनसे पूछा गया कि साहब इस तरह से पेट्स लेकर के पेट लेकर के आई हैं वो संसद के बाहर, बट पेट्स आर नॉट अलाउड आउटसाइड पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी कहते हैं अच्छा पेट्स आर नॉट अलाउड, दे आर अलाउड इनसाइड, ऐसे करके राहुल गांधी ऐसे इशारा करके बोलते हैं कि संसद के अंदर अलाउड है। अब या तो ये कह रहे थे कि संसद के अंदर जितने बैठे हैं वो सब पालतू हैं, और या ये बोल रहे थे कि अंदर जो बैठे हैं वो सब कुत्ते हैं। दोनों ही केस में आपको लगता है कि संसद की मर्यादा का पालन कर रहे हैं या संविधान की मर्यादा का पालन कर रहे हैं? अंदर जो बैठे हैं उसमें सभी पार्टीज के एमपी हैं, इंक्लूडिंग इनकी पार्टी के भी एमपी हैं, इसमें इनकी माँ इनकी बहन भी बैठी हुई हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिखाता है कि इस इंसान की मानसिकता क्या है। जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, जिन्हें मतलब ही नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर चल क्या रहा है, जिनको संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके लिए वैल्यू सिस्टम कोई मायने नहीं रखता, जिन्हें पता ही नहीं है कि भारत की परंपरा क्या है, भारत में तहजीब क्या है, वो यही बयान देते हैं। ये फॉरेनर्स के बयान होते हैं, इस तरह से फॉरेनर्स बोलते हैं। कभी आप देखना वेस्टर्न कल्चर में। चलिए साहब, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। फिर रेणुका से फिर पूछा गया कि साहब ये बताइए कि आप इस तरह से लेकर के आई हैं, ये तो ठीक नहीं है, आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया जा सकता है, इस तरह से इनसे पूछा गया। तो इन्होंने अपने एक्शन को डिफेंड करते हुए क्या कहा है देख लीजिए, मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा रियल डॉग्स आर सिटिंग इन पार्लियामेंट हु रेगुलरली बाइट पीपल। रेणुका तो खुल के कह रहे हैं कि असली कुत्ते तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये हैं संविधान के रक्षक, देख लीजिए आप। उसके बाद जब अगले दिन इनके खिलाफ बात चल रही थी कि भाई प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, मतलब आप कोई ऐसा काम कर दो जो संसद की गरिमा को गिराता हो तो आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। तो जब इनसे बोला गया कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, आप क्या कहोगी? तो हिमाकी पे कहती हैं भाव भाव, इससे ज़्यादा क्या कहूँ, देख लो, भाव भाव, और क्या बोलूँ। ये संसद की गरिमा बढ़ा रहे हैं, ठीक है साहब। वीडियोज़ वगैरह अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। अब आप बताइए क्या कहेंगे, कौन संसद की गरिमा बढ़ा रहा है, कौन संविधान की गरिमा बढ़ा रहा है, कौन हमारे देश में जो संवैधानिक बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनकी गरिमा बढ़ा रहा है? इलेक्शन कमीशन को लगातार कटघरे में रखना, भारत को हमेशा एक फेल्ड स्टेट बताना, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता देना ट्रम्प के कथन के साथ, बार बार ये कहना कि हमारी आर्मी के, हमारी एयरफोर्स के कितने जेट गिरे, बताएं मोदी बताएं। मतलब आप डायरेक्टली आप ये मान के बैठे हो कि गिरे तो जेट्स हमारे ही होंगे, बार बार एक ही चीज़ पूछना। फिर ये बोलना कि हमारी सेना में 10% लोग, वही 10% लोग हैं जिन्होंने पूरी सेना पर कब्जा कर रखा है, मतलब सवर्णों की बात करना, ठीक है। हर किसी से जाति 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 पूछना, विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करना, झूठे झूठे मुद्दे उठाना, कभी वोट चोरी हो रही है, कभी चौकीदार चोर है, रफाइल के बारे में बोल देना, कभी बोल देना कि पेगासस वायरस सबके मोबाइल में डाल दिया गया है सरकार के द्वारा। फिर जब बोला गया कि कोर्ट के द्वारा कि लाओ अपना मोबाइल दो, हम एक बार चेक करते हैं कि क्या पेगासस आपके मोबाइल में है, तब आप मोबाइल नहीं देते। बड़े बड़े इवेंट्स पर गायब हो जाना, चाहे वाइस प्रेसिडेंट की शपथ समारोह हो, चाहे CGI का शपथ समारोह हो, या पद्म अवार्ड्स हों, बड़े बड़े इवेंट्स पर गायब हो जाना। और फिर आप कहते हो कि आप संविधान की रक्षा कर रहे हो, और फिर आप ये भी चाहते हो कि जनता आपको वोट दे के आए। क्यों देगी जनता आपको वोट? जनता को नहीं समझ में आ रहा क्या? अब आप देख लीजिए साथियों, देख लीजिए, इस तरह से ये लोग। एक और झूठ बोला है राहुल गांधी ने। होता यह है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान भारत में आता है, जैसे भी पुतिन आए हुए हैं, तो वो मेहमान प्रधानमंत्री से मिलता है, कभी राष्ट्रपति से भी मिलता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिल लेता है। जरूरी नहीं है मिले, मिल भी ले सकता है, नहीं भी मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है कि विदेशी मेहमान आए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिले हैं।
इस बार पुतिन जो आए हैं, पुतिन के शेड्यूल में कहीं राहुल गांधी से मिलना है ही नहीं। तो राहुल गांधी ने एक नैरेटिव चला दिया कि सरकार कोशिश कर रही है या सरकार ने प्रयास किया है कि पुतिन की मुलाकात मेरे से ना हो, सरकार ने मना किया है, सरकार मुझे पुतिन से मिलने नहीं दे रही है, सरकार हमारे अधिकार दबा रही है। एक नया झूठ चला दिया है, यह सोचते हुए कि हम और आप बेवकूफ हैं। इस तरह से संविधान बचा रहे हैं ये लोग। बाकी आपका फैसला, आप खुद देख लीजिए। मैंने हर चीज़ आपको विद प्रूफ दिखाई है, ऐसा नहीं कुछ हवा में बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद आपको लगता है कि संविधान के बहुत बड़े रक्षक यही हैं, तो फैसला आपका। बाकी एक बार मैं याद दिला दूं कि जिसको भी किताब चाहिए ले लेना। इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक लिंक अपना कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। जनरल नॉलेज एक्सप्लोरर, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।